हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग मिलेगी हर चैप्टर के अकॉर्डिंगली। टीजीटी साइंस से के सभी टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। अभी सिर्फ 4 टॉपिक्स बचे हैं, सो वी विल फिनिश दैम विद इन 2 days मोस्ट प्रोबेबली। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम फॉर टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन एन एक्सपेरिमेंट। तो ये मैंने लास्ट यूनिट का क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा बेस बना के चलेंगे। दैट सेज कि स्टेट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें एक्सप्लेन करो, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, जो मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। तो उसके इसके अकॉर्डिंगली, लॉ के अकॉर्डिंगली, एक एक्सपेरिमेंट में 2.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है, जो कि बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यील्ड करता है 0.403 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इन दूसरे एक्सपेरिमेंट में सिमिलरली इतने ग्राम की मैग्नीशियम ली है, जो कि बर्न करती है ऑक्सीजन में और यील्ड करती है मैग्नीशियम ऑक्साइड इतने ग्राम की। सो हमें ये डाटा इलस्ट्रेट करना है कि क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, एंड हाउ डिड द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड अ थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन। इस लॉ की किस तरीके से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी इसका जस्टिफिकेशन देती है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जो कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो सेम मतलब कंटेन करता है सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। कि सेम एलिमेंट अगर किसी में प्रेजेंट है तो वो सेम प्रोपोर्शन बाय मास से के तरीके से ही कंबाइंड रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो इसको चाहे वो किसी भी सोर्स से हो या फिर कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हो, ये सब कुछ सेम रहेगा। तो इसी के ये जो वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करके हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो मास ऑफ मैग्नीशियम हमें दिया हुआ है दिस, एंड MgO दे रखा है। तो इससे हम मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन आने के बाद हम रेशो निकालेंगे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ, ताकि हमें पता चले कि इनका प्रोपोर्शन क्या है किसी कंपाउंड को बनाने के लिए। सो इट्स रेशियो इज दिस आफ्टर कैलकुलेटिंग। सेकेंड एक्सपेरिमेंट का अगर ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, रेशो निकालेंगे, दैट विल ऑल्सो नियरली सेम टू द फर्स्ट वन, है ना, सेम है ना। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रेशियो ऑफ मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 रेशियो 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि पॉइंट्स में चीज़ें नहीं होती हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू 3:2 इन बोथ केसो। ये लॉ को वेरीफाई करते हैं। तो डाल्टन की जस्टिफिकेशन क्या रहेगी। डाल्टन ने स्टेट किया था कि जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करते हैं इन द सिंपल वोल नंबर रेशियो, ठीक है। वोल नंबर रेशो में ही वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स, सिंस एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ ए फिक्स्ड मास, क्योंकि उनका फिक्स्ड मास होता है तो उनको वोल नंबर में ही लिया जा सकता है ना। तो द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ दिस एटम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। सो दिस इज इट फॉर दिस आंसर। एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ कैनाल रे। कैनाल रे का अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम से शुरू हो रहा है। डिस्कवरी ऑफ कैनाल रे बताना है हमें, और इसका सिग्निफिकेंस क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग। तो बिफोर इलेक्ट्रॉन्स वर फॉर्मली आइडेंटिफाइड, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से पहले ही जो साइंटिस्ट है वो एक्सप्लोर कर रहे थे नेचर ऑफ मैटर, किसके थ्रू, बाय द गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, जिसमें जो ई गोल्डस्टीन है वो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल, जिन्होंने 1886 में एक ऑब्जर्वेशन करी थी, जिसमें एक उन्होंने नई चीज़ ऑब्जर्व करी। बाय उन्होंने क्या देखा, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इन द एटम। एटम के अंदर उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को ऑब्जर्व किया एक फिनोमिनन के थ्रू, और चैलेंज किया आइडिया का कि जो एटम है वो माइट बी प्योरली नेगेटिव और न्यूट्रल। तो उन्होंने जो एक आइडिया दिया हुआ था कि जो एटम्स होते हैं वो प्योरली क्या तो नेगेटिव होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, तो इस चीज़ को चैलेंज करते हुए कहा कि उनके पास एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है। सो 1886 में उन्होंने कैसे डिस्कवरी करी, बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने उसको नेम किया उन रेडिएशंस को कैनाल रेज। नेचर ऑफ कैनाल रेज क्या होता है, देवर द positively charged radiation, जिसका this discovery was pivotal because it ultimately lead to the identification of proton, क्योंकि इससे प्रोटॉन की आइडेंटिफिकेशन हुई थी, एंड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रॉपर्टीज़ क्या है इस पार्टिकल की जो उन्होंने ऑब्जर्व करी, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो आइडेंटिफाई हुए इस रे से, उनके पास चार्ज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से बराबर था लेकिन अपोजिट चार्ज का था, एंड मास अप्रोक्सीमेटली, और उसका ये तो साइन का हो गया, मास था वो लगभग 2000 के समथिंग था, उससे ज़्यादा। दैट इज़ अगर इसकी वैल्यू देखें नियरली 1863 समथिंग थी। मेरे को भी करेक्ट तो याद नहीं आ रही, बट अगर इसको अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो दैट इज टेकन एज 2000 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका कंक्लूड किस तरीके से कहा कि डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज प्रोवाइड करती है पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट ऑफ एटम्स बैलेंसिंग द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, डिस्क्राइब करना है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना है। अभी हमने क्या किया है,
रेज का एक्सपेरिमेंट, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था ये चैप्टर का। दिस लीड्स टू, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये लीड टू द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड कनाल रेज। एक्सप्लेन करने हैं इन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चंस कि क्यों E/M का रेशियो है ऑफ कैथोड रेज कॉन्स्टेंट रहता है रिगार्डलेस ऑफ गैस यूज। कि जो भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कोई भी गैस यूज़ करिए उसमें जो E/M का रेशो है वो कांस्टेंट ही क्यों आया है। वाई डज E/M रेशो ऑफ द कनाल रेस वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस इन द ट्यूब। ये E/M का रेशो है वो कनाल रे, ये कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट था कि इसमें सेम था, कांस्टेंट रहा, कोई भी गैस यूज़ कर लियो। लेकिन कनाल रेज में अगर देखा जाए तो E/M रेशो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले समझेंगे कैथोड रेज जो कि जे थॉमसन ने डिस्कवर करी थी। उसमें उन्होंने क्या किया था, हाई वोल्टेज अप्लाई करी थी एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एट लो प्रेशर पे। उससे क्या हुआ था, जो रेज इमिट हुई थी कैथोड रे से, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वहाँ से जो रेज ट्रेवल करी थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करी थी और वो कास्ट करती हैं, जो हमारी कैथोड रेस होती हैं ये शेडो कास्ट करती हैं, जिस भी डायरेक्शन में वो मूव करती हैं तो वो पीछे कास्ट शेडो प्रोड्यूस करती हुई चलती है और फ्लोरेसेंस कॉज करती है व्हेन स्ट्राइकिंग सर्टेन मटेरियल। किसी मटेरियल पर स्ट्राइक करते हैं और फ्लोरेसेंस कॉज करती हैं। तो इससे हम बता सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और कहाँ स्ट्राइक करी है, राइट। तो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका ये पता चला कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रही थी, शोइंग कि ये कैरी करती हैं नेगेटिव चार्ज। फाइन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से वो क्या डिफ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं, किसके लिए डिफ्लेक्शन शो करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में किया था। तो इसी तरीके से जो मेजरमेंट है इस डिफ्लेक्शन का वो अलाउ करता है थॉमसन को कि वो कैलकुलेट किया उन्होंने चार्ज बाय मास का रेशो ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज हुई, जिसमें उन्होंने एक सेटअप किया। ये है हमारी डिस्चार्ज ट्यूब। फाइन, यहाँ पे कैथोड अटैच कर दिया, यहाँ एनोड पॉइंट, यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करी, सो कैथोड रेज मूव करी एंड यहाँ पे प्रेशर मेंटेन किया, लो प्रेशर, तो फ्लोरेसेंस ग्लो हुआ यहाँ पे, क्योंकि इससे पता चला कि कैथोड रेज मूव कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। सो कमिंग टू दी कैनाल रेज जो डिस्कवर करी गोल्डस्टीन ने, जिसका हमने अभी पढ़ा। व्हेन परफोरेटेड कैथोड वर यूज्ड, अनदर सेट ऑफ रेज वर ऑब्जर्व्ड ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसी के अंदर जब परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया तो क्या हुआ कि यहाँ से भी अपोजिट डायरेक्शन में भी रेज मूव करती हुई दिखाई दी, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, लेटर कॉल्ड कनाल रेज और पॉजिटिव आयंस। एंड इनकी प्रॉपर्टी वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द गैस जो प्रेजेंट है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो हम अभी डिस्कस किया था। वाई क्वेश्चन में अगला पार्ट में पूछा था कि वाई ई और E/M रेशो है कैथोड रेज में कांस्टेंट है। कैथोड रेज क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो फंडामेंटल पार्टिकल होंगे, उनका सेम चार्ज रहेगा और मास ये रहेगा सब का। सिंस दे डू नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गैस, ये टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करते हैं, इस वजह से जो E/M का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है रिगार्डलेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। आप जैसे कुछ भी चेंज करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, बट कैनाल रेज में ये वेरी करता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि कैनाल रेज के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम द एटम्स ऑफ द गैस, जो कि जो गैस हमने ऐड करी है ना उसके एटम से फॉर्म होते हैं इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। तो अगर डिफरेंट गैस यूज़ होगी तो डिफरेंट गैस होगी तो डिफरेंट उनके आयंस प्रोड्यूस होंगे, और डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस होंगे तो वो अलग चार्जेस प्रोड्यूस करेंगे, और डिफरेंट चार्जेस मीन्स उनका मास चार्ज के साथ डिपेंड करेगा। तो इस वजह से E/M रेशो जो है वो वेरी कर जाएगा फॉर द कनाल रेस। तो इसका समराइज करके हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स क्या होता है, फ्रॉम कैथोड निकलती है, कांस्टेंट रहती है, ऐसे कैनाल रे का लिख सकते हैं। पॉजिटिव आयन होते हैं फ्रॉम गैस एटम्स से बनते हैं ये सोर्स इनका, और ये वेरिएबल होता है इनका E/M रेशो, और डिपेंड करता है गैस के टाइप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो कि जे थॉमसन ने किया था, इसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है लीड टू द कंक्लूजन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। इसमें क्या ये कैसे ऑब्जर्व हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है सभी मैटर के, रिगार्डलेस ऑफ द गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल यूज्ड। ठीक है, ये एक्सप्लेन करना है। इसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है E/M रेशो के कंटेक्स्ट में, जो हमने अभी पढ़ लिया है कि E/M रेशो जो डिस्चार्ज कैथोड रे डिस्चार्ज है इसके अंदर कांस्टेंट रहता है, चाहे कोई भी गैस यूज़ कर लो, कुछ भी मटेरियल यूज़ कर लो। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि कैसे डिस्कवरी ऑफ जो प्रोटॉन है वाया कैनाल रे वो डिफर करती है इन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ये भी हमारा मोटा मोटा एक्सप्लेन हो चुका है, बट फिर एक बार रिविजन कर लेते हैं ताकि मेमोराइज अच्छे से हो जाए।
सो थॉमसन की ऑब्जर्वेशन क्या है ये डिस्कस करते हैं। पहले कैथोड रेज है वो ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, शेडो कास्ट करती हैं, ये डिफ्लेक्ट करती हैं टुवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट, और नेगेटिव दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है रेज की, ये रिमेन रहती हैं इन दी रिमेन मतलब वो सेम ही रहती हैं व्हेन गैस और इलेक्ट्रोड अगर मटेरियल चेंज होता है तो। ये थॉमसन मॉडल का एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने किस तरीके से कहा था कि कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम रहेगा। इसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फंडामेंटल यूनिवर्सल सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सभी मैटर के अंदर, तो चार्ज बाय मास रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम फॉर ऑल कैथोड रेज, रीइंफोर्सिंग देयर यूनिवर्सल नेचर। इस वजह से उनका ये यूनिवर्सल नेचर बोल दिया जाता है। फाइन, इलेक्ट्रॉन्स इसको समझ लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फंडामेंटल और यूनिवर्सल सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो कि सभी मैटर में प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से E/m का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है सभी कैथोड रेज में। लेकिन कैनाल रेज का है, इसका सिंपलर फॉर्म में ही आंसर लिख रखे हैं मैंने क्योंकि ऊपर डिस्कस हो चुका है। अनलाइक कैथोड रेज, जो नेचर ऑफ कैनाल रे है वो डिपेंड करता है गैस इन ट्यूब, क्योंकि जो गैस यूज होती है उसी के ही पार्टिकल से जो प्रोटॉन क्रिएट होते हैं, इस वजह से ये वेरी करता है E/m रेशियो। डिस्क्राइब करना है हमें जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एक्सप्लेन करने हैं इसके प्राइमरी फीचर्स क्या हैं। तो इसका डायग्राम ये वाला इसी क्वेश्चन में आप ड्रॉ करेंगे। बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया था जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनकॉर्पोरेट करे उस मॉडल में। जैसे ये वाला जो ऊपर वाटरमेलन वाला या पुडिंग वाला अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इस तरीके से उसमें एम्बेड रहेंगे। तो उन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया, स्ट्रक्चर कैसा है, वह पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर जो ये सर्कल्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है जो एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, एनालॉजी किस तरीके से बताई कि अगर उसको कंपेयर किस तरीके से किया, उन्होंने प्लम पुडिंग के साथ कंपेयर किया और वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया। कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्लम या सीड्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे पुडिंग और रेड पार्ट होगा। तो चार्ज का बैलेंस किस तरीके से होगा कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करता है टोटल नेगेटिव चार्ज को एटम के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देता है उसको। उन्होंने जे थॉमसन ने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया। लेकिन जो जे थॉमसन है उन्होंने न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं किया आपने इस मॉडल के अंदर, और कहा कि इलेक्ट्रॉन्स है वो थ्रू आउट द एटम स्प्रेड होते हैं। तो फीचर किस तरीके से कहा, स्टैटिक अरेंजमेंट बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं थॉट टू बी स्टेशनरी। उन्होंने उनका मेन अगर इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग कंक्लूजन बताए तो वो उन्होंने कहा था कि स्टेशनरी रहता है विद इन द पॉजिटिव स्फीयर के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा रदरफोर्ड मॉडल, तो उसकी मेन कंक्लूजन बताने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो बेस्ड ऑन दिस सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था, तो एनालाइज किया बिहेवियर ऑफ पार्टिकल जो कि इंटरेक्ट करते हैं गोल्ड फॉइल के साथ। तो ये मान लो गोल्ड फॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो उन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल्स किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं इस गोल्ड फॉइल के साथ। तो उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग बताई, सिमिलर जैसे कि एक चाइल्ड थ्रो करता है एक फेंस के ऊपर क्या स्टोन्स थ्रो करता है। तो सिमिलरली उन्होंने यही बताया कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है एटम का वो इस तरीके से ही होता है, जिसमें क्या होगा कि उन्होंने कंक्लूड किया जो बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम होता है वो इस तरीके से होता है कि जो मोस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस के बारे में क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास कर गए, जो अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने बॉम्बार्ड किए थे गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हो रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जितनी भी रेज आ रही हैं इसमें से मोस्टली रेज पास कर जा रही हैं। तो दैट मीन्स कि फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड पास हुए हैं, तो कंक्लूडेड दैट द मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि कंसेंट कुछ एक रेज जो थी, कुछ एक जो फ्यू पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हुए अपने पाथ से कुछ एंगल पे, तो दैट शोज कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। तो कुछ एक ही डिफ्लेक्शंस हुए जिससे ये पता चला कि बहुत कम ही स्पेस ऐसा है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, रेदर देन बीइंग स्प्रेड आउट। तो स्प्रेड आउट तो नहीं है जैसे थॉमसन ने बताया था, तो अगर स्प्रेडेड आउट होता तो मोस्ट ऑफ द जो रेज हैं वो डिफ्लेक्ट होती है ना, बट बहुत कम ऐसा हुआ। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बारे में उन्होंने क्या बताया कि जो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। उसने क्या कहा कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या कहा कि जो टाइनी फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट करते हैं बाय 180 डिग्री। बहुत रेयर ऐसा उन्होंने देखा कि कुछ एक पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट कर रहे हैं एट 180 डिग्री सेल्सियस। सो इससे क्या शो होता है कि मीन्स कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज और मास ऑफ द गोल्ड एटम वो एक जगह ही कंसनट्रेटेड है एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर विद इन द एटम, और दैट मीन्स कि जो नियरली ऑल द मास ऑफ एटम है वो रिसाइड करता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में, क्योंकि वहीं से 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ, दैट इज टू रेयर।
तो इससे कंक्लूड किया, कैलकुलेट किया उन्होंने कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो लगभग इतने टाइम्स स्मॉलर होगी देन द रेडियस ऑफ द एटम। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो भी कैलकुलेशंस की और उससे ये कंक्लूड किया। सो कमिंग टू दी ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो इसने क्या ड्रॉबैक्स हुई इसके एक्सपेरिमेंट में। इसकी सक्सेस होने के बाद, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद, उन्होंने फेस किया एक सिग्निफिकेंट थ्योरेटिकल चैलेंज। थ्योरेटिकल चैलेंज क्या फेस किया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम किस तरीके से, जैसे उन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा प्रेजेंट है, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, बट ये कन्फ्लिक्ट कर रही है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज के साथ। किस तरीके से कि जो कन्फ्लिक्ट है वो सजेस्ट करता है कि मैटर, ऐसा मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। कैसे, अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, अंडरगोज एक्सेलरेशन, ठीक है, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि ड्यूरिंग एक्सेलरेशन जो चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी रेडिएट करेंगे कंटिन्यूसली, और अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है कोई भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी को लूज भी करेगा, और फ्रीक्वेंट इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जो वो स्पाइरली फॉल कर जाएगा इनसाइड द न्यूक्लियस फाइनली, जैसे जैसे वो एनर्जी लूज करता जाएगा। दैट मीन्स कि ये इंस्टेबिलिटी शो कर रहा है। तो इस सिनेरियो में उन्होंने कहा कि जो एटम्स है वो वुड बी हाईली अनस्टेबल अगर ये कंडीशन में प्रेजेंट है तो, एंड मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेबल फॉर्म इन दिस फॉर्म और दैट वी ऑब्जर्व इन रियलिटी। तो अगर मैटर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर इस फॉर्म में है तो, बट ऐसा रियलिटी में तो नहीं है। तो इन्होंने इस तरीके से कंक्लूड किया कि हमें तो पता है एटम स्टेबल है, तो ये मेजर ड्रॉबैक रही रदरफोर्ड मॉडल की कि वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, जो कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट हो जाता है। इसके बाद आता है नील बोर मॉडल ऑफ एटम, जिन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई और उनके पोस्टुलेट एक्सप्लेन करने हैं, ओवरकम प्रीवियस लिमिटेशन, जो इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन थी उनको किस तरीके से ओवरकम किया। तो टू रिवॉल्व द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल, जो भी ऑब्जेक्शन रदरफोर्ड मॉडल के अगेंस्ट उठे थे उसी के रिगार्डिंग क्या होता है कि जो नील बोर है उन्होंने प्रपोज किया था एक मॉडल, जो कि 1913 में प्रपोज किया था इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स कि उन्होंने प्रोवाइड किया एक स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर द एटम, जिसमें उन्होंने डिफाइन की एक स्पेसिफिक रूल फॉर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर एटम का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके बताया जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स एक्सप्लेन किए, और बताया कि स्पेसिफिक रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के। तो उन्होंने क्या क्या बताया कि उन्होंने पोस्टुलेट किया कि सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहलाती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जो अलाउ करती हैं, जो कि अलाउड होती हैं एटम के अंदर, और उसी के अंदर स्पेसिफिक पाथ्स में ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इसमें कोई एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, जब और डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डू नॉट स्पाइरली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। एनर्जी लेवल के बारे में एक्सप्लेन किया इन्होंने कि जो दीज ऑर्बिट्स और शेल्स, इनको शेल्स भी कहा उन्होंने ऑर्बिट्स को, ये कहलाती हैं एनर्जी लेवल्स एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय KLMN। इनको जो भी लेवल्स हैं या फिर ऑर्बिट्स हैं उनको नेम दिया KLMN, जिनका नंबर दिया उन्होंने K इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली सराउंडिंग द न्यूक्लियस। तो कंक्लूड किस तरीके से करते हैं कि उन्होंने एक स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेन किया और इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बताया कि वो किस तरीके से डिस्टिंक्ट एनर्जी शेल्स में अरेंज होते हैं। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटम वाज इनकम्प्लीट। तो जब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई उस टाइम पे जो एटम्स की है वो अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट ही थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानते थे। तो एटॉमिक मास है वो फुली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि वो मास किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन का पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, लेकिन इनका सम डिटरमाइन नहीं कर रहा था कि ये एटॉमिक मास है। सो एटॉमिक मास डिफरेंट आ रहा है। तो इसी वजह से जो गैप फिल करने के लिए 1932 में जे चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट करी, डिस्कवरी की उसमें कि एक थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल भी होता है जिसमें जो कि प्रेजेंट होता है इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है विच हैड नो चार्ज, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता और वो उसका मास इक्वल होता है टू दैट ऑफ द प्रोटॉन, और इसी तरीके से उन्होंने इवेंचुअली नेम किया इनको न्यूट्रॉन। तो इसकी लोकेशन और रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से दी, तो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर ऑफ ऑल द एटम्स, सभी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं विद नोटेबल एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसके एक्सेप्शन है सिर्फ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन नहीं होता, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं होता। इन जनरल अगर न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट किया जाए तो उसके लिए n सिंबल का यूज़ किया जाता है। मास का कंट्रीब्यूशन देखें तो मास ऑफ एटम है, तो वो किस तरीके से दिया जाएगा, दैट इज द सम ऑफ द मासेज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स का नेग्लिजिबल मास लिया जाता है। कंक्लूजन किस तरीके से आया कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है वो एक्सप्लेन करता है टोटल मास ऑफ द एटम एंड डिफाइंड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या
न्यूक्लियस किसको बोला गया है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मिक्सचर को, जो कि कोर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोर बरी ने रूल्स प्रपोज किए, तो उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट शेल्स के अंदर, ठीक है, तो वो एक्सप्लेन करना है हमें। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल्स डिटरमाइन करते हैं द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो बोर एंड बरी सजेस्ट करते हैं एक स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में एटम के में। तो ये रूल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम किस तरीके से समझाया उन्होंने कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं किसी शेल के अंदर, वो इस फॉर्मूले से दिए जा सकते हैं, दैट इज 2n का स्क्वायर। तो n क्या कहता है यहाँ पे? द ऑर्बिट नंबर, दैट इज KLMN, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो उस हिसाब से अगर K1 है तो ये होल्ड करेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। L इज इक्वल्स टू 2, तो 2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। एल शेल होल्ड करेगी उस हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट शेल लिमिट क्या होगी? रेस्पेक्टिव ऑफ द थियोरेटिकल कैपेसिटी, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज लिमिटेड टू 8। तो अकॉर्डिंग टू दैट आउटर मोस्ट शेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो स्टेप वाइज अगर फिलिंग करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन द गिवन शेल अनलेस इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में जब तक एकोमोडेट नहीं हो सकते जब तक उससे अंदर वाली शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगी। दिस मीन्स जब तक शेल्स फिल्ड होंगी, स्टेप वाइज मैनर में फिल होंगी, न्यूक्लियस के आउटवर्ड से ही शुरू हो जाएगी वो। और ये रूल अलाउ करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे सोडियम का एग्जांपल ले रखा है हमने यहाँ पे, उसका ये है और एक्सप्लेन कर देंगे इट्स रिएक्टिविटी। और इसी के बेसिस पे जब हम इनके जो इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन मेंशन करेंगे उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी क्या है। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री में, जिससे वो क्वांटिफाई करता है कि एटम रिएक्ट कैसे करेगा दूसरे एटम के साथ, और ये हैवीली रिलाइव करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो अभी हमने ऊपर इस क्वेश्चन में करी। स्पेशली जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, मेनली उन पे डिपेंड करते हैं। ये एक्सप्लेन करते हैं कि एलिमेंट्स किस तरीके से रिएक्ट करेगा इन स्पेसिफिक रेशियोज। तो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम of an element represent the tendency of an atom to react and form molecules to attain a fully filled outermost shell, usually an octet। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन 1 से 4 इलेक्ट्रॉन की किस तरीके से कर जाएगी? वो एटम्स जिनके पास 1 से 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके आउटर मोस्ट शेल में, एग्जांपल ले सकते हैं हम सोडियम मैग्नीशियम का, जिनकी वैलेंसी इक्वल्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो उनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज देयर वैलेंसी एंड कॉल्ड द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम की में 1 है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। सिमिलरली अगर कैलकुलेशन देखें 5 से 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अगर आउटर मोस्ट शेल में, तो वो उसका केस इस तरीके से बताएगा कि वो फुल्ली क्लोज कब हो जाएगी। तो इसका डिटरमाइन करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो टोटल नंबर है दैट इज 8 से, तो हमारे पास वैलेंसी आ जाएगी उसकी। अगर फ्लोरीन का देखें तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। माइनस नहीं आएगा यहाँ पे 1 आएगा, इक्वल आएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल का सिंबल आएगा, ठीक है। तो दैट इज 1, तो इसकी भी 1 हो जाएगी वैलेंसी। तो कंक्लूजन क्या करेगी? वैलेंसीज प्रेडिक्ट करती हैं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। फॉर इंस्टेंस जैसे इनर्ट गैस होती है उनकी 0 वैलेंसी होती है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर को सुटेबल एग्जांपल से डिफरेंशिएट करके बताना है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये थोड़ा इंट्रो मेंशन किया हुआ है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो जाएगी, है ना। लास्ट टाइम रिविजन के लिए आपके लिए क्विक रिविजन्स कर लेते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स है प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर ऑफ द एटम। तो एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक जेड, Z इज रिप्रेजेंटेड फॉर द एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का Z इज इक्वल्स टू 6 क्योंकि उसके पास 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मास क्या होता है? ये सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। अगर एल्यूमिनियम का देखें तो 27 क्योंकि इसके पास 13 प्रोटॉन्स होते हैं, 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर नोटेशन देखी जाए दैट इज़ कि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम के, अगर आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वो मास नंबर किस तरीके से लिखेंगे, तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स लिखेंगे डाउनवर्ड जैसे एग्जांपल में यहाँ पे मेंशन है, और एटॉमिक मास लिखेंगे ऊपर ऑन द लेफ्ट साइड बोथ। तो वाइल द एटॉमिक नंबर डिफाइंस द एलिमेंट्स आइडेंटिटी, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो उसका अकाउंट करता है फिजिकल मास कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यूक्लियस। आइसोटोप्स को एक्सप्लेन करना है, तो सभी एटम्स, नॉट ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, कि सारे एटम किसी एक एलिमेंट के ज़रूरी नहीं कि सेम हो इन टर्म्स ऑफ देयर मास। क्यों? क्योंकि जो आइसोटोप्स होते हैं वो वेरिएंट होते हैं ऑफ द केमिकल एलिमेंट। किसी भी केमिकल एलिमेंट का एक वेरिएंट प्रेजेंट होता है, सभी के नहीं होते, मतलब कुछ के। तो जो सेम प्लेसमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, उनकी प्लेसमेंट तो एक ही जगह पे करी जाती है, डिफरेंटली नहीं करती, बट
उनका मास डिफरेंट होता है, फिजिकल जो मास होता है। इसका कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को यूज़ किया जाता है कि आप कभी भी टेबल में देखो जिसके आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे उनका हमेशा ही, अगर आप एटॉमिक मास देखेंगे तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा होगा। दैट इज़ क्यों? क्योंकि वो एक एवरेज मास लिखा जाता है उसके सब आइसोटोप्स का मिला के। तो आइसोटोप्स किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दिस मीन्स दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसके न्यूट्रॉन के नंबर डिफर कर जाते हैं लेकिन प्रोटॉन्स सेम रहते हैं। इसी वजह से उनका एटॉमिक मास भी डिफर कर जाता है। सो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के वो 3 एटॉमिक स्पीशीज होती हैं। प्रोटियम जिसका नो न्यूट्रॉन एंड ये लिख रखे हैं क्या 1 लिखा है, तो मतलब इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो सिर्फ प्रोटॉन का ही मास इंक्लूड हो रहा है। ड्यूट्रियम ने देखे तो इसमें 2 है और 1 है, दैट इज़ 1 न्यूट्रॉन है इसके पास। सो इसकी वजह से इसका एटॉमिक मास 2 हो जा रहा है क्योंकि एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। ट्रीटियम क्या होता है? इसमें 3 होता है एटॉमिक मास और 1, तो इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो ऑल हैव एटॉमिक नंबर 1 बट मास नंबर वेरी कर रहा है रेस्पेक्टिवली। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ईच आइसोटोप इज अ प्योर सब्सटेंस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटोप्स की वो सिमिलर होती हैं बिकॉज ऑफ द आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि सेम ही रहेंगे सभी केसेस में बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाएंगी। इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है बट बाकी चीज़ें तो चेंज हो रही हैं। तो कंक्लूड किस तरीके से करेंगे कि आइसोटोप्स आर अबंडेंट इन नेचर, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन एज एवरेज ऑल ऑफ इट्स नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, क्योंकि वो एवरेज मास लिखा हुआ होता है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है हमें और एप्लीकेशन आइसोटोप की किस तरीके से यूज़ करे जाते हैं आइसोटोप्स। तो जो आइसोटोप्स होते हैं वो केमिकली आइडेंटिकल होते हैं एंड कुछ एक पोजेस करते हैं स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी जिससे उनकी इनवैल्यूएबल मेक देम इनवैल्यूएबल इन द टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। तो दीज रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मॉडर्न साइंस में। अगर एग्जांपल देखें जैसे आइसोटोप ऑफ यूरेनियम जो कि यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर और ये एप्लीकेशन यूज़ की जाती है इन दी न्यूक्लियर पावर जनरेशन। लेकिन सेकेंड पॉइंट देखें तो आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट जो होता है वो यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये हेल्प करता है टारगेट करने में इसकी रेडिएशंस और ये डिस्ट्रॉय करती है मैलिग्नेंट सेल्स को। गोइटर का ट्रीटमेंट जैसे आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन है वो यूज़ किए जाते हैं स्पेसिफिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर क्योंकि ये डिजीज़ ऑफ थायराइड है ना उसमें उसके ट्रीटमेंट पे यूज़ किए जाते हैं। ये जो थायराइड है उसका नेचुरल अपटेक होता है आयोडीन का, तो इससे ये प्रोसेस इफेक्टिव हो जाती है। तो इसी तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आइसोटोप्स हैं वो शेयर करते हैं केमिकल बिहेवियर और उनका यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो सोल्यूशन भी ऑफर करते हैं टू कॉम्प्लेक्स मेडिकल एंड एनर्जी चैलेंजेस। कॉन्सेप्ट बताना है आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स हमने पढ़ ली हैं, तो आइसोबार्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से डिफर करते हैं आइसोटोप से। तो एटम्स आइसोटोप्स में देखें तो एटम्स का ऑफ सेम एलिमेंट के डिफरेंट मास हो जाने, लेकिन आइसोबार का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे उनका सेम मास मिल जाए। गेटिंग द पॉइंट। और ये हाईलाइट करता है कि जो मास नंबर है वो अलोन डज नॉट डिफाइन एन एलिमेंट्स आइडेंटिटी। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी का भी मास नंबर देख के वो ये आइडेंटिफाई करो कि इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं या ये आइडेंटिटी है। तो आइसोबार्स क्या है? आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार्स क्या हो गए कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है पर उनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर है पर मास सेम है ना, सेम मास हो रहा है। दिस मीन्स दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस उसके पास सेम है लेकिन प्रोटॉन नंबर डिफर कर रहा है। अगर एग्जांपल से समझे इसको तो कैल्शियम और आर्गन इसका बेस्ट एग्जांपल है जिसमें क्या है कि डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन इन दोनों का जो मास नंबर है दैट इज़ 40। ठीक है, इन दोनों का कार्बन और कैल्शियम और आर्गन का अगर हम मास कंपेयर करें दैट इज़ दोनों का सेम 40 के इक्वल है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है वो सेम है। डिफरेंस किस तरीके से? वाइल जो आइसोटोप्स होते हैं उनका सेम जेड है बट डिफरेंट ए और सेम चीज़ लिखे इसको कंक्लूड करके। तो इसी तरीके से हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रिजल्ट करते हैं सेम टोटल मास इवन इफ द एलिमेंट्स आर एंटायरली डिफरेंट। कंपेयर करके बताओ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन्स हैं ये चार्ज मास और लोकेशन के बेसिस पे किस तरीके से डिफर करते हैं। तो जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है वो बिल्ड करता है 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमने अभी पढ़े किस तरीके से किसने क्या क्या डिस्कवर करी। तो इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बताया जिसका मास नेग्लिजिबली कंसिडर किया गया जो कि 1/2000 टाइम होता है हाइड्रोजन एटम के, दैट इज़ ऑफ प्रोटॉन। ये रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन का देखें तो ये वाया कैनाल रेज डिस्कवर हुए, पॉजिटिवली चार्ज के होते हैं, इनका मास लगभग 1 टेकन एज 1 यूनिट दैट इज अप्रोक्स 2000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये
न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन्स का देखें तो न्यूट्रॉन्स डिस्कवर करे जे चैडविक ने, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। और ये प्रोटॉन्स का देखें तो न्यूट्रॉन्स डिस्कवर करे जे चैडविक ने, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ये इनका मास इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स और लोकेटेड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के साथ। तो कंक्लूड कर सकते हैं कि इन पार्टिकल से एटम कॉन्स्टिट्यूट होता है और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं वॉल्यूम एंड द केमिकल रिएक्टिविटी। कंपेयर करो रदरफोर्ड मॉडल को बोहर मॉडल के साथ। किस तरीके से कि एक स्टेबिलिटी क्राइसिस क्यों आई रदरफोर्ड मॉडल में रिगार्डिंग मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये हम कर चुके हैं कि किस तरीके से जो रदरफोर्ड ने सर्कुलर मोशन में मूव करते रिवॉल्व करते हुए बताया ना, लेकिन बोर ने क्या मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से क्या बताया कि कभी भी ऐसे रिवॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि दैट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। बोर पोस्टुलेट में कैसे उन्होंने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को पोस्टुलेट किया और एनर्जी लेवल्स को रिजॉल्व दिस क्राइसिस, इस क्राइसिस को समझान मतलब किस तरीके से पोस्टुलेट किया उन्होंने बोर ने। और लेबल डायग्राम बताओ कि सोडियम जो एटम है वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। सो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंगली डेंस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं अराउंड द सन। तो मैक्सवेल मैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली अगर एनर्जी इमिट करेंगे तो वो लूज करके एनर्जी और स्पाइरली इनवर्ड और कोलैप्स कर जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है कि एटम स्टेबल ही नहीं होंगे अगर ऐसा होगा तो बोर मॉडल ने क्या एक्सप्लेन किया, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स एक्सप्लेन करी, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स में, जिसमें रेडिएशन नहीं होता एनर्जी का, और ईच ऑर्बिट का कोरेस्पॉन्ड्स टू स्पेसिफिक एनर्जी लेवल, और जो रेडिएशन इमिट होंगी एब्जॉर्ब होंगी ओनली व्हेन जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है बिटवीन द एनर्जी लेवल विद एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द लेवल ई इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, तो रिजोल्यूशन क्राइसिस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेबल ऑर्बिट्स में होते हैं और एनर्जी लूज नहीं करते, एटम्स है वो स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी प्रिजर्व करके रखते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन है और अदर एटम्स की है वो एक्सप्लेन करी बाय द क्वांटाइज ट्रांजेक्शन। कंपैरिजन टेबल देखें इनकी, तो रदरफोर्ड मॉडल क्या बताता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, डेंस और पॉजिटिव सेंटर होता है। बोर ने क्या कहा, सेम और डेंस न्यूक्लियस, मतलब सेम चीज़ बताई इसने। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट करते हैं प्लैनेट्स की तरह न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन बोर ने क्या कहा कि फिक्स्ड क्वांटाइज सेल्स में ऑर्बिट करते हैं, इसमें कंटिन्यूस रेडिएशन होगी तो कोलैप्स करेंगे, लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि कोई रेडिएशन नहीं होती, स्टेबल ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टेबिलिटी है उन्होंने वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे, इन्होंने एक्सप्लेन करी वाया क्वांटाइज एनर्जी लेवल। स्पेक्ट्रल लाइन्स कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से एक्सप्लेन करी। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंगली इस एटॉमिक सोडियम एटम को किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें बताएंगे हम कि जो न्यूक्लियस है उसमें 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 12 न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, तो 281 के फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट के LM शेल्स में ये प्रेजेंट रहेंगे। तो आउटर मोस्ट में सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो डायग्राम में देख लेते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन स्पाइरली इनवर्ड हुआ और इमिट करा रेडिएशन, और मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोलैप्स कर जाना चाहिए, जो ये एटम स्ट्रक्चर है वो स्टेबल ही नहीं होगा, स्टेबिलिटी क्राइसिस शो हुई। बोर मॉडल के अकॉर्डिंगली देखा तो इन्होंने फिक्स्ड ऑर्बिट्स और क्वांटाइज लेवल्स एक्सप्लेन की, कोई रेडिएशन नहीं रिलीज हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट हो रही है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। तो सोडियम एटम को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंगली, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 17, वाई एटम है उसका एटॉमिक मास है 20, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन राइट डाउन करनी है और डिटरमाइन करनी है इनकी वैलेंस, दैट इज एक्स एंड वाई इन एलिमेंट्स की, और एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से आयन फॉर्मेशन होगा दोनों के केस में टू अचीव द स्टेबल ऑक्टेट। ईजी है ना, कर पाओगे आराम से। प्रिडिक्ट करना है इसका केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्सप्लेन करना है ये टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व्ड बेस्ड ऑन द कैरेक्टराइजेशन एज मेटल एंड नॉन मेटल। सो हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्स एलिमेंट 17 जिसका मास होगा, 20 जिसका होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर, तो उस बेसिस पे हम बता सकते हैं। और इस तरीके से हम इनको ऑर्बिटली अरेंज करेंगे तो हम इससे पता चल जाएगा इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, और इनकी कटायन और अनायन फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर देंगे, और केमिकल फार्मूला भी ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे फ्रॉम अ नॉन मेटल टू नो मेटल के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। एक्सप्लेन करना है कि बोर मॉडल में प्राइमरीली जो एप्लीकेबल है इसकी वो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ पे ही क्यों है, क्योंकि उसने जो थ्योरी दी थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी टू द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट इज़ उसने हाइड्रोजन, हीलियम He+, लिथियम 2+, जिसमें उन्होंने फेल कर गए किसमें, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा ऑफ लार्ज एटम्स, जिसमें या फिर उसने इफेक्ट्स नहीं
एक्सप्लेन कर पाए, जो कि जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट्स है। ये जस्ट 1 मार्कर के लिए था क्वेश्चन। अननोन कोई हमारे पास एलिमेंट है जिसका मास है 27, कंटेन करता है 14 न्यूट्रॉन्स, तो हमें डिटरमाइन करना है एटॉमिक नंबर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, ये यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट एक्सप्लेन करनी है कि ये कटायन फॉर्म करेगा एनाइन, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मोस्ट स्टेबल आयनिक फॉर्म। ये आप खुद करेंगे और कमेंट डाउन करेंगे। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं क्योंकि सिमिलर है तो द प्रीवियस वन। एक्सप्लेन करना है अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, बोरबरी स्कीम क्या है फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसी के यूज़ करते हुए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये दोनों प्रिंसिपल और स्कीम है, इसके अकॉर्डिंगली हमें क्रोमियम जो कि ऑब्जर्व किया जाता है एज AR, और ये कन्फिगरेशन मैंशनड है, तो इसको किस तरीके से आप लिखोगे, एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ अकोमोडेटेड इन एन शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्सप्लेन करना है स्टेप वाइज फिलिंग ऑफ रूल, और क्यों आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स थ्योरेटिकली, इसकी कैपेसिटी हायर होने के बावजूद भी। तो अबव रूल का मीनिंग क्या होता है, बिल्डिंग अप, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करे जाते हैं इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। फाइन, दैट इज KLMN में आप ऑर्डरली फिल करोगे। तो जनरल ऑर्डर फिलिंग का क्या है, n+1 रूल, दैट इज ऑर्बिटल विद लोअर n+ वैल्यूज आर फिल्ड फर्स्ट। तो अगर दो ऑर्बिटल्स हैं हैविंग सेम n+L, तो जो लोअर वन होगी जिसमें n इज फिल्ड फर्स्ट, तो ये किस तरीके से लिखेंगे, 1s, राइट एरो मीन्स की 1s के बाद 2s, देन 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, फिर 4p, राइट। तो n+L के फॉर्म में इसको फिल करना है। प्रपोज्ड बाय द बोरबरी टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेल्स, इसके रूल्स क्या क्या हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी शेल में होंगे वो 2n का स्क्वायर के फॉर्म में होंगे, n इज द शेल का नंबर, तो ये हमें पता है कि क्या क्या शेल है, तो उसी बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स उनमें मैक्सिमम फिल कर दी जाएंगे। तो आउटर मोस्ट जो शेल है वो होल्ड नहीं कर सकती मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट टू द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 18। तो इस तरीके से जैसे जैसे जो मेंशन है, जैसे इसमें 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, इसमें 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, इसमें 18 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो क्रोमियम की कन्फिग्रेशन अगर हम देखें, दैट इज़ 4s2 3d, और ऑब्जर्व करी गई 4s1 3d 5। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हाफ फिल्ड डी सब सेल है वो ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू द सिमेट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इससे सिमेट्री हो जाती है। अगर ये फुली फिल्ड रहेगी और ये हाफ फिल्ड भी नहीं होगी, ये ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी एज कंपेरिजन टू दिस केस, तो ये इसको ज़्यादा स्टेबल बनाता है, दैट्स वाई ये दोनों ही हाफ फिल्ड रह जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो एक्सचेंज एनर्जी स्टेबलाइजेशन है, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए जो ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो जाते हैं, जो कि ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है उनको हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होने की वजह से, हैंस जो इलेक्ट्रॉन है 4s से 3d में शिफ्ट कर जाता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन n शेल इज n इज इक्वल्स टू 4। अगर n शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो हमें फॉर्मूला यूज़ करके बताना है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं n शेल के अंदर, तो दैट इज इक्वल्स टू 32 थ्योरेटिकली। तो स्टेप वाइज अगर फिलिंग करें प्रोग्रेसिवली स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, इवन दो कि कोई भी हायर शेल है लाइक n कैन होल्ड मोर इलेक्ट्रॉन्स, बट उनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो गवर्न करी जाती है बाय द ऑक्टेट रूल, और एटम्स टेंड टू अचीव नोबल गैस कन्फिगरेशन अगर उसकी आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस वजह से ये रेस्ट्रिक्शन एक्सप्लेन करते हैं केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी इन दी प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से हम जो पूरा भी पढ़ा उसको समराइज कर सकते हैं। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को कंपेयर करते हुए बताना है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के साथ, और डाल्टन के मेजर पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करना है, लेटर मॉडिफाइड बाय द मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज, और डिस्कस करना है कि कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो चैलेंज करते हैं डाल्टन के एटम के देखने के तरीके को, और कैसे एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप कॉन्ट्राडिक्ट करे डाल्टन की प्राइमरी क्लेम से, और इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ एटम को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो डाल्टन ने क्या क्या कहा था कि भाई एटम इंडिविजुअल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, और सेम एलिमेंट हैं वो आइडेंटिकल होते हैं इन मास एंड प्रॉपर्टीज़, और कंबाइन करते हैं इन द सिंपल वोल नंबर रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड, और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर करते हैं इन मास एंड प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल रिएक्शन में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, पर जो एटम देमसेल्व्स आर अनचेंज्ड, एटम्स नहीं चेंज होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उनका अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट हो जाता है बस। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, उसके की मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंगली डाल्टन ने क्या चीज़ें कहीं,
तो डाल्टन ने क्या कहा था कि भाई इंडिविजिबल होते हैं एटम्स, बट मॉडर्न के अकॉर्डिंगली उसके पास जो एटम्स होता है उसके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। डिस्कवरी किन किन न किन पार्टिकल्स की हम मेंशन कर देंगे, और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं इफ़ यू ऑल वांट, कि इनको सेपरेटली मेंशन करके अगर ज़्यादा डिटेलिंग करनी हो, अगर सिर्फ एक सिंपल एक क्वेश्चन पूछा हो, इसमें तो काफ़ी पार्ट्स पूछे हुए हैं तो हम इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, वो आइडेंटिकल होते हैं। ऐसा कैसे? डाल्टन ने क्या कहा था कि जो सभी एटम्स है किसी भी एलिमेंट में उनका सेम मास होगा, लेकिन मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि वो डिफर कर सकते हैं मास में, क्योंकि आइसोटोप्स भी तो होते हैं कि सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे तो वो मास में डिफर कर जाएंगे। जैसे कि कार्बन के 3 फॉर्म्स हैं, उनका मास डिफर कर रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है डाल्टन के क्लेम को कि आइडेंटिकल आइटम्स होते हैं इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी टिपिकल हो रही है फास्ट फास्ट बोलने के चक्कर में। और डाल्टन का व्यू क्या था, एटम जो है वो कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स के अकॉर्डिंग मॉडर्न व्यू देखें तो एटम्स कब ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं। तो कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसमें स्प्लिटिंग करी जाए बाय हैवी न्यूक्लियाई को यूज करते हुए, तो इसमें एटम ही तो ब्रेक डाउन हुआ और दूसरे एटम में फॉर्म हुआ, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होकर स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई हुआ। कंबाइनिंग भी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर, रेडियो एक्टिव डिके होता है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट भी हो जाता है, तो क्रिएट हो रहा है ना नया, और पुराना जो जैसे बड़ा वाला है वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। तो दैट मीन्स कि जो एटम्स नॉन इंडिस्ट्रक्टिबल है तो ये चेंज होता है डिफरेंट एटम्स अंडर न्यूक्लियर रिएक्शन, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ये चीज़ बदल जाती है। तो इसी तरीके से हम समराइज कर देंगे, यू कैन टेक आउट दिस स्क्रीनशॉट फॉर दिस, और आप ये पेपर में ये भी बना सकते हो टेबल फॉर्मेट में, बस इनको यहीं पे ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर द एग्जामिनर। कंसिडर करना है सिमिलर क्वेश्चन आ गया, जेड हमारा है 15, डिटरमाइन करनी है इसकी फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोर बरी स्कीम के अकॉर्डिंग, इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी क्या होती है ये बताना है, लॉस करेगा गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो, इसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इसकी प्रॉपर्टी बताओ, प्लेसमेंट बताओ कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है। ईजी फॉर यू ऑल, सो डू इट बाई योर सेल्फ। अगले क्वेश्चन आते हैं, एटम दे रखा है जिसके अंदर प्रोटॉन्स गिवन है, न्यूट्रॉन्स गिवन है, एटम बी में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन गिवन है, तो ये क्या बता रहा है वो बताना है हमें, और मास जो है दोनों का वो कैलकुलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और एलिमेंट ए एंड बी बताने कौन कौन से हैं। ये भी इजी है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बाकी आपको आंसर्स दिख ही गए होंगे। शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर दिया क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग मेंशन नहीं करी, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ ही है, आप इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन खुद से ऐड कर सकते हो। इसको सिंपलर फॉर्म में लाइक आप प्रॉपर वर्डिंग्स यूज़ करो, मेंशन करो हर एक चीज़ जो क्वेश्चन पे मतलब क्वेश्चन में मेंशन है, फिर आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ को सॉल्व करके कंक्लूड करके आप बताओगे और एक्सप्लेन कर दो कि यहाँ पे दे आर आइसोबार क्या होते हैं, उनको एक्सप्लेन करोगे अच्छे से, और इनके एग्जाम्पल फिर अलग से मेंशन करके फिर एक्सप्लेन करोगे। बोरबरी ने क्या किया, रूल्स दिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और कॉन्सेप्ट दिया है एटॉमिक स्टेबिलिटी का, इसको डिस्कस करना है, और क्यों मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकोमोडेट होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये सिग्निफिकेंट रूल फॉर द केमिकल रिएक्टिविटी पे कैसे क्यों है। स्टेप वाइज फिटिंग रूल बताना है, नोबल गैसेज जो होती हैं उनकी वैलेंसी 0 क्यों होती है। तो जो आउटर मोस्ट शेल होती हैं वो होल्ड करती है मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द ऑक्टेट रूल, और ये प्रोवाइड करता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, डिटरमाइन करता है हाउ एक एलिमेंट रिएक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डू नॉट ऑक्यूपाई कोई न्यू शेल जब तक कोई अंदर वाली शेल कंप्लीट नहीं होती है, तो ये स्टेप वाइज फिलिंग का हो गया। नोबल गैस जो होती हैं उनकी जो ऑक्टेट होती है वो फिल्ड होती है, मतलब कि वो ना गेन कर सकते हैं ना लूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि स्टेबल फॉर्म में होते हैं, इसीलिए उनकी 0 वैलेंसी होती है। एक्सप्लेन करना है, अगला क्वेश्चन है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स क्या होता है, दैट लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, दैट इज़ कि हर एक जो हमारी टेबल है जिसमें पॉइंट में फ्रैक्शनल फॉर्म में या रेशो पॉइंट्स के फॉर्म में अगर हमारे पास मास दिया हुआ है, वो एक्सप्लेन करता है कि उनके आइसोटोप्स प्रेजेंट है और एवरेज एटॉमिक मास है। तो हमें एक एलिमेंट 2 आइसोटोप्स गिवन है एक एलिमेंट के जिनका एटॉमिक मास 10 है, एक का 11 है, अबंडेंस में उनकी है एक 20% की अबंडेंस में है, एक 80% की है, तो एवरेज एटॉमिक मास इसका कैलकुलेट करके बताना है। सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है क्लोरीन के आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स होते क्या हैं ये एक्सप्लेन कर देंगे कि जो सेम एटम एलिमेंट्स होते हैं उनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं पर मास से वो डिफर कर जाते हैं। किस तरीके से? क्योंकि उनके पास डिफरेंट न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिंस द एलिमेंट्स का नेचर एग्जिस्ट करता है एज अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप, तो ये इनका एटॉमिक मास लिस्ट किया जाता है टेबल में एक जगह ही, नॉट द मास ऑफ अ सिंगल आइसोटोप, बट उनका एवरेज आउट करके वेट को
वो मेंशन कर दिया जाता है, जो कि नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स होते हैं उसी के बेसिस पे। ये एक्सप्लेन करता है कि वाई एटॉमिक मासेस का फ्रैक्शनल फॉर्म में है। जैसे क्लोरीन का अगर हम एग्जांपल देखें, दैट इज 35.5, दैट इज बिकॉज इसके हमारे पास क्या प्रेजेंट है, आइसोटोप्स प्रेजेंट है, तो उनका एवरेज वेट होता है। आइसोटोप इक्वेशन में जो गिवन है उनको वैल्यूज रखेंगे, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या आएगा, मास ऑफ जो गिवन है दैट इज ए इंटू में इसकी परसेंटेज और प्लस में दिस एंड डिवाइडेड बाय 100। तो वैल्यूज पुट डाउन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10.8। ठीक है, तो ये एवरेज एटॉमिक मास हो गया इस एलिमेंट का। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप देखें, क्लोरीन 35 एंड 37, तो ये आइसोटोप्स हैं जिनके सेम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन आइडेंटिकल, दैट मीन्स कि आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, देयरफॉर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी, सेम बॉन्डिंग, सेम बिहेवियर, सेम रिएक्शन शो करेंगे, जैसे ये एग्जांपल। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज का केस देखें तो ये डिफर कर जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर कर रहे हैं, तो मास बदल रहा है, दैट मीन्स तो इससे क्या चेंज होगी, इनकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, डिफ्यूजन रेट चेंज होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर जाएगा, स्लाइट ही डिफरेंस होगा। लेकिन तो क्लोरीन एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में गिविंग एन एवरेज एटॉमिक मास दैट इज नियरली इक्वल्स टू दिस। तो इसको समराइज करके हम टेबुलर फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी, किस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी, और इनके एग्जाम्पल। अगला है वैलेंसी। वैलेंसी हम डिफाइन कर चुके हैं, व्हाट इज द रूल फॉर कैलकुलेटिंग इट्स एलिमेंट फ्रॉम दिस, ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसी के बेसिस पे हमें डिटरमाइन करनी है सिलिकॉन की वैलेंसी, फॉस्फोरस की वैलेंसी कर सकते हैं, ईजी है। केमिकल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन के बीच में किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होगा, ये किस तरीके से होगा केमिकल फॉर्मूला की, ये भी हम एक्सप्लेन कर देंगे वैलेंसी को ऑब्जर्व करते हुए। और क्यों हीलियम का जो एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर है वो जेड है और आर्गन का 18 है, फिर भी एग्जिबिट कर रहे हैं जीरो वैलेंसी, इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट सिंपल, राइट, बहुत ईजी है क्योंकि हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, आप लोग प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना इज़ नॉट द पॉइंट। तो आइसोटोप और आइसोबार्स कॉमन है, बट आइसोटोन्स क्या होते हैं इसके बारे में नहीं पढ़ा है हमें। तो रिप्रेजेंट करना है एक डिफरेंट न्यूक्लियर रिलेशनशिप, डिफाइन करना है हमें आइसोटोप्स और कैलकुलेशंस यूजिंग सिलिकॉन जिसका ये गिवन है और फॉस्फोरस, और इससे प्रूव करना है कि ये आइसोटोन्स है। और आइसोटोप्स का डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल, ये हम अभी ऊपर लेके प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस गिवन, सॉरी कैलकुलेट करने न्यूक्लियंस, अगर हमारे पास दे रखा है नंबर ऑफ एटम्स, नहीं एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन्स, रिलेशनशिप बतानी है इसकी कैल्शियम के साथ क्या है, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम, अगर आपको याद होगा तो। आइसोटोन्स मेनली क्या होते हैं, वो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाए, जैसे कि सिलिकॉन और फॉस्फोरस जिनके पास सेम न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज वाई दे कॉल्ड आइसोटोन्स। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इनके डिफरेंट है, तो ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मास पे डिपेंड करेगी। तो मास क्या हो रहा है इनका, विच आर सेम इन दी आइसोटोप्स, लेकिन वाइल जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो मास पे डिपेंड करती है। तो आर्गन का मास हमारे पास गिवन है दिस, तो इट इज़ एन आइसोबार। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन फर्दर, इसमें आइसोबार को डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, hopefully you like whatever we have learned in this. So stay tuned for the left proportion for the exams, और मोस्ट प्रोबेबली हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम मॉक करने की भी ट्राई करेंगे। और प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स अगर मुझे मिलेंगे जो भी मेरे पास हैं, हम उनको प्रैक्टिस आउट करेंगे, रिविजन्स करेंगे उनकी, और साथ में अगर पॉसिबल हुआ